तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर में से एक है, जिसका बुनियादी मकसद कमज़ोर और गरीब तबके के माइनॉरिटीज़ को बुनियादी और आगे की पढ़ाई के लिए कर्ज़ मुहैया करना है और फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 1 से 10वीं तक के स्टूडेंट्स को दी जाती है और ये हाई स्कूल से नीचे के पढ़ाई के लिए होती है, जबकि दूसरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए होती है, जो कि हाई स्कूल पास कर चुके कैंडिडेट्स को दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के ज़रिए शुरू की गई योजनाओं का बेनिफिट उन माइनॉरिटीज़ को मिलता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के लोग आते हैं। इन 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचाने के लिए बराबरी के मौके देने की कोशिश की जा रही है, ताकि माइनॉरिटीज़ भी समाज की तरक्की में बराबरी का कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो आज हम बात करेंगे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान जी, जो कि प्रिंसिपल हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में सर। शुक्रिया। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। हम 5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप मंत्रालय देने जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज की जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ी, कमज़ोर बच्चे बच्चियां हैं, और आपका मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन भी लगभग 10 लाख लड़कियों को स्कॉलरशिप इन 5 सालों में देगा। मेरी स्कॉलरशिप के बारे में ये रहा है, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो मेरी पढ़ाई को आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सके। इस स्कॉलरशिप की वजह से मेरे को ये सपोर्ट मिल जाएगा कि मैं आगे अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सकता हूँ, और जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे को बनना है, उसमें मेरी बहुत हेल्प होने वाली है इसकी वजह से। तो ऐसी योजना के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक यू बोलता हूँ, ताकि मैं जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं उन्हें अचीव कर सकूँ अच्छे से। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार थैंक यू बोलता हूँ। ये अप्लाई हमने इसलिए करी थी क्योंकि हमारे पेरेंट्स की इतनी एनुअल इनकम है नहीं कि हमारी पढ़ाई आगे वो करा पाए ज़्यादा अच्छे से। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक मौका मिला था, जिसके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए भी आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाए। तो इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी योजनाएं चला रखी है। डॉक्टर अरशद, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है क्या? प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के जो कमज़ोर तबके हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी सहायता के लिए प्रदान की जाती है। जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम हैं, उसके तहत इस स्कीम को शुरू किया गया था जी। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटीज़ के कमज़ोर तबके हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनके छात्रों को दी जाती है स्टडी के लिए। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, कई सारी स्टेट्स बच्चों को स्कॉलरशिप देती आई हैं इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड थे उसके आधार पर। लेकिन 2006 में माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्कीम की शुरुआत हुई प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत।
स्कीम की शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक ये स्कीम सफलतापूर्वक चल रही है। इससे पहले क्योंकि डिजिटलाइजेशन 2014 से जिस तरह से शुरू हुआ, उसके बाद 2016 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया गया और जितनी तरह की भी स्कॉलरशिप्स थी जो दी जाती थी अलग अलग स्टेट्स में या सेंटर के द्वारा, वो सारी स्कॉलरशिप एक पोर्टल के तहत आ गई और ये जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो भी अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत ही दी जाती है, जिससे बहुत ट्रांसपेरेंसी भी आई और उसके साथ साथ जो अर्बन और रूरल स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती थी स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च होने से, वो काफ़ी हद तक दूर हुई। डॉक्टर अरशद, हम बात कर रहे हैं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की, किस मकसद के साथ इसको शुरू किया गया ये आपसे जानना चाहेंगे। मकसद की बात तो जैसे हमने शुरू में की कि जो नोटिफाइड कम्युनिटीज़ थी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उनके बच्चों को आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो स्कीम ये शुरू की गई थी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 2006 से ये स्कीम शुरू हुई, लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली आई क्योंकि 2006 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री के 15, और जैसे हमने अभी बात की जो स्कॉलरशिप थी ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर थे वर्ग, माइनॉरिटीज़ के जो भी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं उनके बच्चों को शिक्षा से जो वंचित रह जाते थे उनकी शिक्षा को जारी रखने के लिए, स्टडी के लिए ये स्कॉलरशिप की जो शुरुआत की गई थी 2006 में की गई थी, अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब रही। 2006 में जब शुरुआत हुई इस स्कीम की, कुछ हम देखते हैं कुछ दिक्कतें भी आईं, लेकिन 2014 में जब डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ और 2016 में जब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च हुआ, उसके बाद से इस स्कॉलरशिप में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई, क्योंकि दिक्कत कई बार ये आती थी कि जो स्कीम का फ़ायदा है वो जो वंचित वर्ग है उस तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता था। आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते थे इस तरह की खबरें, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटलाइजेशन किया और कई सारी ट्रांसपेरेंसी आई, जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही थीं, तो उसी तरह से स्कॉलरशिप में भी इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में ट्रांसपेरेंसी आई और सही तौर पर जो फ़ायदा जिनको पहुंचना चाहिए था उनको वो फ़ायदा पहुंचा। पहले बच्चा जब अप्लाई करता था अपने स्कूल में तो उसकी स्कॉलरशिप इकट्ठी स्कूल के अकाउंट में आती थी, लेकिन पोर्टल लॉन्च होने के बाद में सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ, बच्चा डायरेक्ट पोर्टल पर अप्लाई करता है और उसके स्कॉलरशिप का पैसा सीधे उसके अकाउंट में आ जाता है। तो इसमें जो भी मीडिएटर का रोल था पहले, वो सारा डिजिटलाइजेशन होने के बाद में ख़त्म हुआ और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें भ्रष्टाचार भी एक तरफ से कम हुआ और जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था जिस वर्ग को, जिन लोगों को, उन तक सही मायनों में वो फ़ायदा पहुंचा है। डॉक्टर अरशद, जैसा कि आपने बताया कि माइनॉरिटीज़ जो नोटिफाइड 6 माइनॉरिटीज़ कैटेगरी हैं उसके वीकर सेक्शन को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। अब समझना चाहेंगे कि ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं इनमें क्या फ़र्क है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 1 to 10th के लिए दी जाती है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 11वीं और 12वीं के लिए दी जाती है। जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए, और वो हर क्लास के बाद में अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए। तो आपने बताया कितने पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। अगर अब जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों, जो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहें, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताइए।
इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए अब तो बहुत आसान है तरीका, क्योंकि 2016 में जैसे हमने बात की डिजिटलाइजेशन के तहत जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च हुआ, उसके बाद से जो हमारे गांव में रहने वाले भी बच्चे थे रूरल, वो डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। उससे पहले जब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल नहीं था और स्कॉलरशिप स्कूल्स में आती थी, तब कई सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी भी होती थी, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। और कई सारे हम जानते हैं स्टेट्स में इस तरह की चीज़ें हुई कि स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कई जगह पर, लेकिन वो बच्चों तक अमाउंट नहीं पहुंचा, और इस तरह की कई सारी खबरें हम सुनते थे। लेकिन जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ तो उससे बड़ी आसानी हुई और ट्रांसपेरेंसी आई, और अब ये अमाउंट जो स्कॉलरशिप का है वो सीधा बच्चों के अपने अकाउंट में आता है। पहले स्कूल के थ्रू अप्लाई किया जाता था और स्कूल के ही अकाउंट में पैसा आता था जो भी उसको मेंटेन करते थे। लेकिन जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ, पैसा अप्लाई भी पोर्टल पे किया जाता है और पैसा सीधे स्टूडेंट्स के अकाउंट में आता है, जो अकाउंट वो अवेलेबल अप्लाई करते वक्त कराता है उपलब्ध। डॉक्टर अरशद, आपने कहा कि एनएसपी के बाद से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अगर हम बात करें एनएसपी स्कॉलरशिप की, तो क्या सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकते हैं? नहीं, जिस स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं स्कीम की, इसके तहत सिर्फ माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, आर्थिक तौर पर जिनकी इनकम कम होती है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स माइनॉरिटी के इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी स्कीम्स भी हैं जो ओबीसी या उनके लिए कंटिन्यू रही हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है 2006 में जो लॉन्च हुआ था, उसके लिए इसमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने बताया जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं, मंथ्स हैं जबकि अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपसे जानना चाहेंगे। नॉर्मली नवंबर दिसंबर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, एक इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आधार कार्ड, और जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अप्लाई पोर्टल पर किया जा सकता है। जी, आप डॉक्टर अरशद, आपने बताया कि कितना आसान है अप्लाई करना और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, वो भी आपसे जानना चाहें। हाँ, जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो बेसिकली मेरिटोरियस एक वर्ड भी उसमें रखा गया था, तो 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जो बच्चे प्रीवियस क्लास में 50% मार्क्स लेकर आते हैं, वो बच्चे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स का है, प्रीवियस क्लास में 50% मार्क्स हों, और दूसरा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 1 लाख इनकम पेरेंट्स की होनी चाहिए, और पोस्ट मैट्रिक में इनकम जो रखी गई वो 2 लाख रखी गई, 2 लाख इनकम होनी चाहिए पेरेंट्स की, और प्री मैट्रिक में 1 लाख इनकम एनुअल इनकम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्री मैट्रिक में, और 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पोस्ट मैट्रिक में। ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्राइटेरियाज़ हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आसानी से अप्लाई करके कितनी रकम मिलती है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितने दिन लग जाते हैं, अगर एक बार अप्लाई किया है किसी स्टूडेंट ने, तो उसको ये स्कॉलरशिप मिलने पर में कितना वक्त लगेगा? अप्लाई करने के बाद में नॉर्मली 6 से 7 महीने लगते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट अकाउंट में आने के लिए। तो मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा, कई बार वो पैनिक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 6 से 7 महीने तक वो इंतज़ार करें। जब वो अप्लाई कर देते हैं 6 से 7 महीने के अंदर अंदर उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आ जाता है।
जैसे कि डॉक्टर अरशद बता रहे हैं कि 6 से 7 महीने यूजुअली लग जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद 6-7 महीने इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है डॉक्टर साहब कि किसी की जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट हो जाए या कैंसिल हो जाए? क्या रीज़न हो सकता है और ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, स्कॉलरशिप के लिए क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई किया जाता है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, तो कई बार कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ। जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, कई बार पेरेंट्स की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए लेकिन उसमें कुछ कमी पाई गई, तो वो रिजेक्ट वहाँ से हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन है। लेकिन उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेट नोडल ऑफिसर होते हैं इसके लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो अगर ऐसा होता है कभी रिजेक्ट होती है एप्लीकेशन, तो स्टेट नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करें। उनसे कांटेक्ट करने के बाद में ये जो दिक्कत है दूर हो जाएगी और उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। जी डॉक्टर अरशद, आप बता रहे हैं कि काफ़ी कन्वीनियंट और सहूलियत है इस स्कीम में। एक बार कैंसिल हो जाती है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट नोडल ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो तमाम एडवांटेजेस बेनिफिट्स इस स्कॉलरशिप स्कीम के हैं जो कि स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कोई मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो कि आगे आएँ और इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठाएँ? ये बहुत अच्छी स्कीम है जो माइनॉरिटीज़ के आर्थिक तौर पर कमज़ोर छात्र हैं, उनको अपनी शिक्षा कंटिन्यू करने के लिए, जारी रखने के लिए दी जाती है। और मैं आज आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ जो हमारे माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अप्लाई नहीं करते हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं उसकी वजह से भी नहीं करते हैं। लेकिन अपने जो भी उनका जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वहाँ कांटेक्ट करें, उनसे मदद लें, प्रिंसिपल से और अपने टीचर्स से। और जो इतनी अच्छी एक स्कीम हमारी सरकार ने जो लॉन्च की थी, उस स्कीम के तहत जो फ़ायदा दूसरे बच्चे उठा रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं वो भी उसके तहत अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में कैसे और कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
अरशद, आपने वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी हमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़ी हुई दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं चंदन कौली जी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय JNU ओल्ड कैंपस। आइए जानते हैं प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में इनकी क्या राय है। जून 2006 में प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख समुदाय के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कि उनकी शिक्षा अनवरत जारी रह सके और वे मुख्य धारा से जुड़ सकें, इसके अंतर्गत प्री मैट्रिक में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए तथा पोस्ट मैट्रिक में कक्षा 11 ऑनवर्ड छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में RTE के प्रावधान लागू होने के बाद, क्योंकि उसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान हैं, प्री मैट्रिक में कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यहाँ स्कॉलरशिप बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट को एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड की जाती है। ये लॉगिन आईडी ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो लॉगिन उसी स्कूल से बिलोंग करते हैं कि नहीं। हर स्कूल के लिए इन्होंने 2 पोस्ट एलोकेट किए हैं, एक HOI दैट इज़ हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सर होते हैं, और दूसरा INO दैट इज़ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर जो स्कॉलरशिप में बच्चों के एप्लीकेशन को अप्रूव करने की कैपेसिटी में होते हैं। तो यहाँ मैं इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे स्कूल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उन सभी बच्चों का डेटा चेक करना कि उन्होंने एप्लीकेशन सही से भरा है कि नहीं, उनका जो प्रूफ है उन्होंने सही से लगाया है कि नहीं, और वो हार्ड कॉपी में मैं अपने पास जमा कराती हूँ और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं बच्चों को अप्रूव करती हूँ कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव किए जाते और आगे की प्रोसेसिंग में उनका नाम चला जाता है। इस योजना में प्रतिवर्ष 30 लाख फ्रेश स्टूडेंट्स को जो इस अल्पसंख्यक समूह से आते हैं छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें सबसे सार्थक बात यह है कि पूर्व में जिन विद्यार्थियों को इसके लिए चयनित किया गया है, यदि वे अपनी कक्षा में 50% अंक प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ नियमित विद्यालय या अपने कॉलेज इत्यादि को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको भी इसमें जोड़े रखा जाएगा। यानी कि हर वर्ष क्युमुलेटिव रूप से ये जो है बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, हितग्राहियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सरकार का ये सार्थक प्रयास, मैं चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो उन्होंने किया है, निश्चित रूप से फलीभूत होगा और वे हमारी मुख्यधारा में जुड़ेंगे। माइनॉरिटीज़ के 15 पॉइंट्स वेलफेयर प्रोग्राम पर नज़र डालें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ने कई सारी योजनाएं लागू की हैं जो कि मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी के तहत लागू की गई हैं, शुरू की गई हैं, जिसका मकसद माइनॉरिटीज़ का एकेडमिकली एम्पावर्ड करना है उन्हें, और साथ ही रोज़गार के लिए स्किल्ड बनाना है और बुनियादी ढांचे को डेवलप करना है। माइनॉरिटीज़ के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइनेंशियली बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे कि माइनॉरिटीज़ जो है वो समाज में एक अपने बराबरी का हक पा सकें और एक नई पहचान कायम कर सकें। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर की एक नई स्कीम के बारे में। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।